नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बात होने वाली है सीरिया को लेकर। आपको बता दें कि असद वहां से जा चुके हैं, रशिया पहुंच चुके हैं। मॉस्को कल पहुंचने की खबर सामने आई थी, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो मामला अब तक सामने आया है, विद्रोही दरअसल राजधानी तक पहुंच चुके हैं। और कल खबर आई कि यहाँ से इजराइल भी लगातार अटैक करता हुआ अंदर जा रहा है, अपने टैंक वगैरह सब उतार चुका है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका की एंट्री किस बात को लेकर हुई है? इसके पहले आपने देखा कि जो बाइडेन ने भी कहा था कि इस पूरे मामले पर हम नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी ओथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले पर अमेरिका की कोई भूमिका होने वाली नहीं। लेकिन अमेरिकी सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है और बड़ी संख्या में सैनिकों की मौजूदगी की ग्राउंड पर देखी जा रही है। इसका मतलब क्या है? रोहन हमारे साथ हैं, ये समझाएंगे पूरी तरीके से। रोहन, अमेरिका पहुंचा है, खबर है कि वहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। विद्रोही ठीक है पहुंच गए, जो लोग क्या नाम है राजधानी तक पहुंचना चाह रहे थे। असद फरार हो चुके। लेकिन अमेरिका की एंट्री किस मायने में, किस तरीके से यहाँ पर? विद्रोही पहुंच ही नहीं गए हैं संजय। विद्रोहियों ने तो अपना झंडा भी फहरा दिया है, कब्जा कर लिया है इजराइल की एम्बेसी में। तमाम वहाँ जो सरकारी भवन है उस पर विद्रोही गुटों का झंडा भी फहर गया, ये हो गया है। और तमाम जो सरकारी भवन है उस पर कब्जा कर लिया गया है। अमेरिका की बात यह है कि अमेरिका का मकसद ये, आईसिस के 75 से 80 ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया, बम बरसाए हैं। मकसद ये है कि सीरिया में जो हालात है, सेना ने घुटने टेक दिए विद्रोही गुटों के आगे, तो आईसिस इस मौके का फायदा उठाकर फिर से मजबूत और ताकतवर ना हो जाए दोबारा से। तो अमेरिका की कोशिश ये है। लेकिन जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि बाइडेन ने जाते जाते अमेरिका से एक मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया है। और जिस तरह से बशर अल असद अब रूस पहुंच गए हैं, पुतिन ने शरण उनको दे दी है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका जो पिछले 13-14 सालों से कहते आ रहा है कि सीरिया में शांति तभी स्थापित हो पाएगी जब देश का बंटवारा होगा। और अब उसी प्लान पर काम भी स्टार्ट हो गया है। आप देख लें मित्रों, यहाँ पर मैं आपको ये भी अगर सीरिया की बात करें तो वो तमाम उन मुल्कों से घिरा हुआ है जहां से लगातार अब अटैक्स हो रहे हैं और सीरिया को कब्जाने की कोशिश जो है हो रही है। और सबसे बड़ी कोशिश जो है इजराइल की तरफ से, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में बफर जोन है और वहां पर पूर्ण तौर पर इजराइल अपना कब्जा चाहता है, जहां से पूरे उन देशों पर जो है वो नजर भी रखी जाए। काफी हाइट पर वो इलाका है, तो उसकी सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो इलाका हो जाता है। जी अमृता, आप देख लें सीरिया का लोकेशन, आप देख लें एक तरफ ईरान से घिरा हुआ है, लेबनान, तमाम मतलब आप ईरान जिसे प्रॉमिस लैंड कहता है, ग्रेटर इजराइल, माफ कीजिएगा, इजराइल जिसे प्रॉमिस लैंड कहता है, और ग्रेटर इजराइल की जो अब बात शुरू हो गई है वापस से। तो अभी देखिए जैसे ही मौका मिला है इजराइल को, तमाम मतलब अपनी सेना को आदेश दे दिया गया कि सीरिया पर कब्जे की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। और गोलान हाइट्स की हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, जब चर्चा कर रहे हैं, गोलान हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा कर भी लिया है। और माउंट हरमोन जो सीरिया में आता है, माउंट हरमोन पर कब्जे की कार्रवाई चालू कर दी गई है। इजराइल की सेना अंदर घुस गई है, एयर स्ट्राइक भी किया जा रहा है। गोलान हाइट्स की खास बात यह है कि वो बफर जोन में आता है। बफर जोन इन द सेंस 1970 के अराउंड इजराइल और सीरिया के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देशों के बीच जो ये बफर जोन है, इसके बीच किसी भी देश की सेना नहीं आएगी। मगर अब बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया सरकार का, तो इजराइल ने तमाम समझौतों को तोड़ते हुए अपनी सेना को अंदर भेज दिया। अच्छा, अब ये बताइए जरा कि इस पूरे जो घटनाक्रम बीता है, इसके बाद क्या वाकई में सीरिया का अस्तित्व आपको लगता है कि वजूद बचा रहेगा? संजय, सीरिया का बंटवारा होना तो मुझे लगता है तय माना जा रहा है। आधे हिस्से पर जाहिर तौर पर इजराइल कब्जा कर ही लेगा और आधे हिस्से जो है विद्रोही गुटों के हाथों में आधा हिस्सा आ जाएगा। तुर्की के जो विद्रोही गुट हैं, चाहे तमाम एचटीएस के प्रमुख तो अब संभालने वाले हैं सत्ता की बागडोर वहां पर, जुलानी जो है। लेकिन वही मैक्सिमम जो एरिया है वो इजराइल के हिस्से में आ जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ये भी कभी, जिस तरह से आपने समझौते की बात की, तो अमेरिका की भी बड़ी भूमिका उस दौरान रही, क्योंकि इजराइल का कब्जा उस पोजीशन पर हो ये अमेरिका भी कभी नहीं चाहता था। तो अब जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि न सिर्फ गोलान हाइट्स बल्कि उससे आगे का एरिया जो है वो इजराइल अपने कब्जे में ले रहा है, तो ऐसे में अमेरिका का यहाँ पर क्या भूमिका होगी? आईएसआईएस पर तो लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन इजराइल को रोकने के लिए आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा उधर से? नहीं, यहाँ अमेरिका इजराइल को रोकना इसलिए भी नहीं चाहेगा क्योंकि इसमें फायदा अमेरिका का भी है। फायदा इसलिए कि अगर सीरिया पर इजराइल का कब्जा होता है और बंटवारा होता है, तो जाहिर तौर पर ईरान जो अब तक हथियारों की सप्लाई लेबनान को कर रहा था, हिजबुल्लाह को जो कर रहा था, वो रास्ता, वो जो रूट था ना हथियारों की सप्लाई का, वो अब खत्म हो जाएगा। तो इससे डायरेक्ट फायदा इजराइल को और अमेरिका को भी है, प्लस नुकसान रूस को भी है। रूस कहीं ना कहीं हमेशा से सीरिया की मदद करता आया है, और ये तमाम जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस थे, रूस की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट थी, तो सीरिया में सरकार के तख्ता पलट के बाद रूस को भी एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि टेंशन भारत के लिए भी है। भारत ने सीरिया के साथ तेल से जुड़े 28 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कुछ सालों पहले, उसको भी झटका लग सकता है। बशर अल असद अब जिस तरह से देश छोड़कर भाग गए हैं, तो भारत के लिए भी झटका एक बड़ा अहम माना जा रहा है।
लेकिन अमेरिका का इससे जाहिर तौर पर फायदा होने वाला है। नहीं, अब ये बताइए मुझे, एक तरफ तुर्की है, एक तरफ इजराइल है। जी अब परिस्थितियां ऐसी बनी है कि जाहिर सी बात है तुर्की के जितने संगठन है जो सपोर्ट किए जाते हैं उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी इसमें घुसना चाहेंगे, और तुर्की भी बहुत पहले से वो भी चाहेगा कि हम जो बचा हुआ लैंड उस पर हमारा कब्जा होगा। दोनों नाटो के सदस्य हैं। तभी मैंने ये सवाल पूछा था कि सीरिया का अस्तित्व वाकई में आपको लगता है कि बचा रहेगा? विद्रोही गुट भी एक तरह से उन्हीं से सपोर्ट किए जा रहे हैं, दोनों नाटो के सदस्य, इधर से इजराइल कब्जा करता जा रहा है। विद्रोही गुटों में से अब ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन अपना प्रभुत्व जमा सकता है, ये डिपेंड करता है। एचटीएस का तो सबसे ज्यादा माना जा रहा है, जुलानी जो उनके प्रमुख हैं, यही माना जा रहा है कि अब सीरिया पर उन्हीं का सिक्का चलेगा, सीरिया में उन्हीं का डंडा अब चलने वाला है। असद की वापसी कभी संभव है? बांग्लादेश से अगर कंपैरिजन करके देखा जाए, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो शेख हसीना जिस तरह से वहां पर हालात बिगड़े और देश छोड़कर भाग गई, भारत में पनाह ली हुई हैं। अरे पाकिस्तान से भी कई राष्ट्रपति भागे थे, वापस आ गए। लेकिन सीरिया की हालात बिल्कुल अलग मुझे लग रहा है। सीरिया में अगर असद वापस भी अगर आने की कोशिश करते हैं, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते हैं सीरिया वापस आने का, एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग अभी जश्न वहां पर मना रहे हैं, विद्रोही गुट तो है ही, लेकिन आम जनता भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें एटलीस्ट जो सामने आ रही है, उससे तो ये लगता है कि खुश हैं। जी अमृता, और डेमोग्राफी के लिहाज से आप देख लें, असद हालांकि शिया समुदाय से तो नहीं आते हैं, वो आई थिंक उस समुदाय का मैं नाम भूल रहा हूँ, अलावी आई थिंक कुछ नाम है, तो उस समुदाय से आते हैं जो माइनॉरिटीज में गिनती होती है, मुस्लिम कम्युनिटी की माइनॉरिटीज में गिनती होती है, और सीरिया एक सुन्नी बहुल देश है। हालांकि पिछले 50 साल से बाथ पार्टी जो है, उनकी पिता ने उनकी पार्टी खड़ी की थी, बाथ पार्टी, हाफिज अल असद ने, तो वो 50 सालों से सत्ता में तो है, लेकिन अभी तख्ता पलट होने के बाद जो सुन्नी समुदाय के लोग जो हैं, उनमें काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है असद के हटने के बाद, क्योंकि माना जा रहा है कहीं ना कहीं प्रताड़ना के आरोप भी उन पर लगते रहे हमेशा, सुन्नी समुदाय के लोगों पर ये तमाम आरोप लगते रहे हैं। तो पिछले कई सालों में लोगों में भी कई सालों से रोष देखा जा रहा था। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ईरान है, ईरान की भूमिका है? डायरेक्ट ईरान की भूमिका तो बिल्कुल है ही। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित करीबी नजर रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। सुमित, ईरान की क्या भूमिका इसमें नजर आ रही है, और फायदा नुकसान किसको पहुंच सकता है इसे डायरेक्ट? देखिए, जो अगर फायदा किस किस को पहुंचेगा, ये तो एक डिबेटेबल इशू है कि अभी किसको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अभी तख्ता पलट हुआ ही है, कौन सत्ता में आएगा, सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन नुकसान किसको हुआ है ये क्लियर हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान को, और दूसरे नंबर पर नुकसान हुआ है रशिया को। 2011 में जब असद की सरकार के खिलाफ सिविल वॉर शुरू हुई थी, आप देखिए जो अरब स्प्रिंग आया था, इसमें पहले ट्यूनीशिया में सरकार बदली थी, इजिप्ट में सरकार बदली थी, और कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तभी सीरिया में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे असद की सरकार के खिलाफ। तो वो एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था, लेकिन बाद में जब असद की सरकार के फौजियों ने उसको बेरहमी के साथ उसको कुचला, तो फिर वहां पर सिविल वॉर शुरू हुई, और असद की जो फौज थी उसमें बंटवारा हुआ, विद्रोहियों के पास हथियार आए, अमेरिका ने उनको हथियार प्रोवाइड कराया। अमेरिका की तो आदत ही है, हर ऐसे किसी देश के इंटरनल मामले में मेडल करता है वो। और उसके बाद आईसिस जो उस वक्त तक इराक में अपने पैर पसार चुका था, वो उसकी वहां पर एंट्री हो गई, क्योंकि उसको बड़ा फर्टाइल ग्राउंड अपने लिए नजर आया। लेकिन ये जो अलेप्पो शहर है जो इस बार चर्चा में आया था, ये शहर भी विद्रोहियों के हाथ में चला गया था, सीएचटीएस के हाथ में, लेकिन 2015 में रशिया ने इसमें इंटरवेन किया। रशिया ने एयर स्ट्राइक्स किए, अपने हथियार भेजे, अपने जो वैगनर आर्मी, उनकी प्राइवेट आर्मी, उसको भेजा। दूसरी तरफ ईरान ने इंटरवेन किया, और ईरान ने जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे उनको सीरिया में भेजा असद की सरकार को बचाने के लिए। और ड्रामेटिकली जितनी तेजी के साथ ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, वैसे ही कुछ हुआ था, और अलेप्पो में विद्रोहियों के पैर उखड़ गए थे, और असद की फौज की सत्ता या असद की सत्ता तकरीबन 70% सीरिया पर कायम हो गई थी। और ये यथास्थिति बरकरार थी अभी तक। हुआ ये कि इजराइल के साथ हुई जंग में ईरान परेशान हो गया, हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, रशिया बुरी तरह से फंसा हुआ है यूक्रेन में। तो ये फायदा जो एसटीएस और बागी गुट है, उन्होंने इसका फायदा उठाया, और वो गुट करीब 4 साल से तैयारी कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। और जब ये गुट उन्हें लगा कि भाई ये एकदम सही टाइम आ गया है, राइट टाइम है, टाइमिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो टाइम आया और उन्होंने सीधे हमला कर दिया। अलेप्पो शहर तक जब तक उन्होंने कब्जा नहीं किया था, तब तक रशिया ने थोड़ा प्रतिरोध दिखाया, बॉम्बिंग की, मिसाइल्स भी दागी। बाद में रशिया की समझ में आ गया कि अब असद को बचाया नहीं जा सकता है। रशिया के 2 वहां पर मिलिट्री बेस, एक नेवल बेस है और एक वहां पर उनका एयर बेस है। अच्छा। रशिया की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से अपने इन बेसिस को यहाँ पर सिक्योर रखा जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में रशिया के इकलौते बेसिस वही है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि वहीं से रशिया
जो नॉर्थ अफ्रीका में अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जहां हथियार भेजने होते हैं उनकी सप्लाई के लिए काम आता है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आने वाले टाइम में क्या होगा ये देखना होगा। तो यहाँ पर ये अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अमेरिका, रूस और विद्रोहियों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां तैयार हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इस विद्रोह की। नहीं, शुरुआती विद्रोह तो कामयाब हो गया है। ये मतलब विद्रोह आगे क्या कामयाब होगा, हो जो गया है। सर्कमस्टांसेस अब बन रहे सीरिया का हैं। फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जो कोलिशन था जिसने ये सत्ता हासिल की, ये 12 छोटे छोटे गुटों का कोलिशन था जिसमें एसटीएस सबसे बड़ा था। एसटीएस की आप आइडियोलॉजी को अगर देखेंगे तो उसका जो लीडर है अबू जुलानी, वो अलकायदा वाली आइडियोलॉजी और आईएसआईएस वाली आइडियोलॉजी का बंदा था, लेकिन 2016 में उसने खुद को इनसे अलग किया और एसटीएस का गठन किया। शायद ये कोशिश ये दिखाने की थी कि हम उतने कट्टरपंथी नहीं है ताकि इजराइल और अमेरिका जैसे देश जो है उनको टारगेट ना करें। अभी सीरिया के जो मौजूदा हालात है उसमें आप मैप देखेंगे तो एक हिस्से पर इजराइल का कब्जा है जो गोलान हाइट्स के बगल में है। जो ईस्टर्न सीरिया है उस पर यूएस के सपोर्ट वाले जो कुर्द विद्रोही हैं उनका कब्जा है, और जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है उस पर टर्की के सपोर्ट वाले कुछ विद्रोही गुट हैं उनका कब्जा है। तो और बाकी जो 70% जमीन थी उस पर असद का कब्जा था। अब असद चले गए, अब पूरा सीरिया तो एक नहीं हुआ। अभी भी जो नॉर्दर्न वाले ग्रुप हैं जो कुर्द वाले हैं वो अमेरिका के सपोर्ट से, अमेरिका का अभी भी वहां पर बेस मौजूद है और 900 से 1000 के बीच में फौजी हाँ सीरिया में मौजूद है। तो कैसे बंटवारा होगा, और इसकी एक झलक जो है ना इसकी स्पीच में हमें देखने को मिली जुलानी की, जिसमें उसने कहा कि वो टारगेट उन्होंने ईरान को किया, लेकिन इजराइल और यूएस के लिए उन्होंने कहा कि हम आपके कंसर्न को यहाँ पर समझते हैं, हमें पता है कि आपके क्या कंसर्न है सीरिया में। यानी एक मैसेज था दिखाने के लिए कि जो नया जो गठबंधन है ये गुट है, ये अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी नहीं ले सकता। और एक लास्ट बात मैं बताऊं, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी कि इसी जुलानी के ऊपर अमेरिका ने कई $मिलियन का इनाम रखा हुआ है इसको पकड़वाने के लिए, और इसने अपना जो सबसे पहला इंटरव्यू दिया वो अमेरिका के ही न्यूज चैनल CNN को दिया। तो आप इससे राजनीति को समझिए कि राजनीति कहा जा रही है सीरिया की। दो चीजें आप आसान भाषा में जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एक तो रशिया का फायदा अब इस समय क्या है, मतलब असद तो अब तख्ता पलट रशिया का फायदा सिर्फ रोहन आगे बढ़ाएंगे। अमृता का बुलेटिन है और बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब तो इस बात को जरा समझाइए जैसा रोहन बता रहे हैं। रोहन अपने मेरा सवाल एक मैं कंप्लीट कर लूं तो रूस का फायदा तो ये था कि तमाम जो असद सरकार थी और उससे चल रहा था उसका कामकाज जो भी है, लेकिन अब जब तख्ता पलट हो गया है तो आखिर पुतिन ने असद को पनाह क्यों दी, शरण क्यों दी पुतिन ने असद को? दूसरा चीज मैं भारत के लिहाज से भी पूछना चाहूंगा, 2022 में भारत ने सीरिया के साथ $28 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया था सोलर और पावर प्लांट को लेकर। अब उस पर भी क्या असर पड़ेगा? वो तो खैर अब बात की बात है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन रशिया का मसला वाकई में बड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने भी बताया कि रशिया का इकलौता जो मिलिट्री बेस थे मिडिल ईस्ट जैसे इंपॉर्टेंट इलाके में वो सीरिया में ही थे। रशिया ने अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक रशिया ने बाद में जब रशिया की समझ में आया कि ये विद्रोही रुक पाएंगे और असद की फौज में उतना दम नहीं बचा है, ना ही हम उसको इतना सपोर्ट कर सकते, तो एक डील रशिया ने विद्रोहियों के साथ की है कि हम बशर अल असद को यहाँ से हटा के आपको सत्ता दिलवा देंगे। इसके एवज में हमारे जो बेस है, एक जो नेवल बेस है और जो एयर बेस है वो सेफ रहने चाहिए। रशिया ने ये भरोसा दिलाया कि कितना मुश्किल वक्त था, लेकिन इसके बावजूद हमने असद को वहां से जीवित निकाल लिया और हमने यहाँ शरण ली। असद के लिए आसान था ईरान पहुंचना, वो ज्यादा नजदीक था, लेकिन असद को ईरान नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ईरान सेफ नहीं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ईरान में ही उसके स्टेट गेस्ट हाउस में बैठे इस्माइल हानिया को मारा, कई सारे ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। उसका नेटवर्क ईरान में काफी मजबूत है, रशिया ये बात जानता है, इसीलिए असद की जान को खतरे में न डालते हुए उनको सीधे मॉस्को पहुंचाएगा और रशिया में उनको। बिल्कुल सही आपने कहा सुमित, आपका भी धन्यवाद, रोहन आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जिस कंडीशन में इस वक्त वहां ISIS को टारगेट कर रहा है, ये आप समझिए कि साफ तौर पर उसका इशारा है कि विद्रोहियों को लेकर हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे मौके का फायदा ISIS ना उठाए। और सुमित ने जैसे बताया कि इस वक्त पूरी स्थितियों में जियो पॉलिटिक्स में जो वहां पर हालात बने हैं उनको लेकर अमेरिका की भूमिका क्या है, रशिया किस कंडीशन में खड़ा है, रशिया के दोनों बेस किस तरीके से सेफ कहे जा रहे हैं, और इन सब के अलावा इजराइल को जो मौका मिला है, इजराइल किस तरीके से उसका फायदा उठा रहा, और रशिया में आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, वाकई में डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ इंतजार रहेगा। जब 10-15 दिनों के बाद स्थिति और साफ होगी उसके बाद हालात क्या बनते हैं। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।